नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए स्नातक के बच्चों के लिए है, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है, सोल के बच्चों के लिए है, या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटीज के जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, खासकर बीए पॉलिटिकल साइंस, उन सभी के लिए चैप्टर 7 है। ये चैप्टर 7 का नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। मैंने आपके लिए एक इमेज को ऐड किया है। इस इमेज के माध्यम से बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जिसको हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो यहाँ पे देखिए, लैंड रिसोर्सेज है, एनिमल रिसोर्सेज है, कुछ क्रूड ऑयल भी है, और इसके बाद विंड पावर एंड सोलर एनर्जी है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, न्यूट्रल गैस है। ये जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको इन रिसोर्सेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, मुख्य रूप से इन्हीं पॉइंट्स को इन चैप्टरों के अंदर आपको पढ़ना है। खासकर मैं आपको बता दूं कि जो विंड पावर है, पवन के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं हवा के माध्यम से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, या फिर सोलर एनर्जी है, या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, ये सब इस चैप्टर के अंदर प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इनके लाभ और इनके हानि के बारे में पढ़ना है। और जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन है, और ऊर्जा संसाधन है, एनर्जी रिसोर्सेज है, तो इन सभी को आपको इस चैप्टर के अंदर बड़े डिटेल से पढ़ना है। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो स्नातक के बच्चे इन चीजों से पहले भी वाकिफ हो चुके होंगे, क्योंकि पहले के क्लासेस में भी इन सभी पॉइंट्सों के बारे में उन्होंने पढ़ा है। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा डिटेलिंग पावर में पढ़ना है, मतलब कि बहुत सारे विस्तारित रूप से हमें पढ़ना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। आपको एक बार चैप्टर से बात करवा देते हैं कि चैप्टर में क्या क्या आपको जानना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको समझनी है। आइए अब हम चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर का नाम हमारे पास है प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन। यही मुख्य रूप से चैप्टर है। चैप्टर 1 से लेके 6 तक के वीडियोस को मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो इसके प्लेलिस्ट हमने तैयार कर रखे हैं। यूट्यूब पे आप जाके 1 से 6 तक के चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के चैप्टर जब तक आप नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको 7वां चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पहले भी मैंने बताया था, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है, स्नातक के बच्चों के लिए है, और खासकर बीए मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, खासकर जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट है, उनके लिए ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। एग्जाम का समय काफी नजदीक आ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 के बारे में कि चैप्टर 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है। मुख्य रूप से हमें प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन में सोलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी वो एनर्जी प्रदान करने वाले सोर्स हैं जो इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना है। क्योंकि आज के समय में हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व की अगर बात कर लें तो सूर्य के प्रकाश से भी कई प्रकार के एनर्जी को तैयार किया जा रहा है, जो सोलर है। जो आपने देखा होगा कि कई जगहों पे आपने सोलर प्लेट के माध्यम से ऊर्जा को तैयार किया जाता है, हाइड्रो के माध्यम से बिजलियां बनाई जा रही है, विंड के माध्यम से अर्थात हवा के माध्यम से भी ऊर्जा को निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि अभी आने वाले समय में इन सभी के माध्यम से ही हम अपने ऊर्जा के खपत को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के ऊर्जा की खपत दिन प्रतिदिन हमारे पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, तो यही एक माध्यम है। नंबर 1 पे सोलर, नंबर 2 पे हाइड्रो, और नंबर 3 पे विंड, जो आगे के समय में, आने वाले समय में ये हमारे ऊर्जा खपत को पूरा करने में सक्षम होंगे। अब हम इस चैप्टर के सबसे पहले स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है परिचय। हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन के इंट्रोडक्शन को, परिचय को समझना काफी जरूरी है। देखिए, एक व्यक्ति का नाम है थॉमस यंग। इन्होंने न्यूटन के इन्वेंशन के बाद, या फिर कहिए उसके थ्योरी के बाद, 80 साल के बाद ऊर्जा शब्द को परिभाषित किया। ध्यान से समझिएगा, थॉमस यंग ने न्यूटन ने जब अपना सिद्धांत दिया था, उसके 80 साल के बाद ऊर्जा शब्द को, अर्थात एनर्जी शब्द को क्या किया, डिफाइन किया, परिभाषित किया, जिसे आज गतिज ऊर्जा कहा जाता है। हम लोग फिजिक्स में गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार अक्सर हमारे थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों में ये उपयोगी होता है। तो ये गतिज ऊर्जा जो है, इसको किसने बनाया, थॉमस यंग ने। कब, न्यूटन के सिद्धांत के 80 साल के बाद। ऊर्जा को सामान्य शब्दों में कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वो तरीका है या फिर वो लेवल है जिसके उपयोग करके मनुष्य, जीव जंतु या कोई भी मशीन ही क्यों ना हो, अपने कार्यों को आगे करता है। कार्य करने की क्षमता को आप ऊर्जा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, ऊष्मागतिकी के दो नियम ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं। अब ऊष्मागतिकी के जो दो नियम है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। थॉमस यंग ने न्यूटन के सिद्धांत निकालने के 80 साल के बाद एनर्जी शब्द को जो है वो डिफाइन किया, परिभाषित किया, जिसे आज हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और फिजिक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा को सामान्य शब्दों में अगर कहे तो कार्य करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का उपयोग क्या है? क्योंकि उसके माध्यम से लोग, व्यक्ति हो, मशीन हो या दुनिया में कोई से भी ऐसी चीज जो कार्य करने की क्षमता रखता है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के माध्यम से ही करता है। हम मनुष्यों की अगर बात कर लें तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य भी भोजन करता है, प्रोटीन, बहुत तरह के मिनरल्स, बहुत तरह के फैटी चीज खाता है जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनता है और उस ऊर्जा से वो अपने शारीरिक कार्य को या गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन मशीन में भी क्या होता है? या तो उसमें बिजली चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ईंधन चाहिए, जिसके माध्यम से उसको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से वो मशीन काम करता है। अब यहाँ पे बात आएगा ऊष्मागतिकी के दो नियम, तो वो मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाता हूँ। अब मैं आपको पहले नियम के बारे में बताता हूँ। पहला नियम क्या कहता है, क्योंकि हमने अभी पहले की स्लाइड में आपको दो नियम के बारे में बताया था, जिसमें नंबर 1 पे हमारा पहला नियम है और नंबर 2 पे ये वाला हमारा दूसरा नियम। तो पहला नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ध्यान से समझना है, किसी भी एनर्जी को, किसी भी ऊर्जा को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, अर्थात ना ही उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे मिटाया जा सकता है। कहने का मतलब है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला नियम क्या कह रहा है? ध्यान से समझना है कि ऊर्जा का जो बनावट है, ना उसे कोई निर्माण कर सकता है, ना कोई उसे नष्ट कर सकता है, सिर्फ उसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, एक रंग से दूसरे रंग में निकाला जा सकता है। तो पहला नियम तो हमारा ये कह रहा था, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा नियम कहता है कुछ ऊर्जा हमेशा मुक्त ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा के रूप में बिखर जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम जो है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि कुछ ऊर्जा ऐसा होता है, कुछ एनर्जी ऐसा होता है जो हमेशा मुक्त ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा के रूप में बिखर जाता है, मतलब रिलीज हो जाता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में 100% परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि अगर एक एनर्जी जो है वो किसी दूसरे एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो रहा हो तो वहां पे 100% एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो नहीं होता है। कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो मुक्त ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा के रूप में बिखर जाती है, रिलीज हो जाती है। मैंने आपको पहले नियम में बताया था, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना कि नष्ट किया जा सकता है, बस उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा ही दूसरे नियम में हम कह रहे हैं कि जब ऊर्जा का परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में होता है तो यह जरूरी नहीं है कि 100% ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होगा। इसमें से कुछ ऊर्जा जो है वो मुक्त हो जाता है। किस रूप में? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, मुक्त ऊर्जा के रूप में या फिर उष्मा ऊर्जा के रूप में वो रिलीज हो जाता है। पहले नियम और दूसरे नियम को पढ़ने के बाद हम अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सभी जीवित जीवों और वनस्पतियों को अपनी कोशिकाओं की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान की अगर बात कर ले, साइंस की अगर बात कर ले तो 6, 7, 8, 9, 10 सब में हमने पढ़ा है कि जितने भी सजीव हैं जिनमें कोशिकाओं का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं को संचालित करने के लिए शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये हमने पढ़ा है। और एनर्जी आता कहाँ है? एनर्जी अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीकों से आता है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आता है, जिसे आप फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। मनुष्यों में ये एनर्जी उनके भोजन से आता है, उनके संतुलित आहार से आता है। तो यहाँ पे कह रहा है जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव में बहुत सारी चीजें आ जाती है, मनुष्य आ जाता है, जानवर आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि वनस्पति भी, पेड़ पौधे भी
इनको अपनी कोशिकाओं की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए, मतलब अपने कोशिकाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कोशिकाओं में विखंडन करने के लिए, कोशिकाओं को बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा ब्रह्मांड को चलाती है। ध्यान देने वाली बात है, ये जो एनर्जी है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड का सोर्स ही जो है वो ऊर्जा है, एनर्जी है। और इसी पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्यों के लिए जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, मशीनों के लिए जरूरी है, नहीं, इस पृथ्वी को घूमने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निकालता है वो ऊर्जा है। और हमारी ऊर्जा का लगभग 99.8% सौर विकिरण से आता है। ये भी एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। हमारे पूरी दुनिया में जो ऊर्जा का स्रोत है वो 99.8% सिर्फ और सिर्फ सूर्य से निकलने वाली रोशनी ही है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सौर विकिरण है, जो सूर्य की एनर्जी है या सूर्य से निकलने वाली रोशनी के माध्यम से तैयार किया जाने वाला ऊर्जा है, वो कितना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि 99.8% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। अगर 100% की बात कर ले तो लगभग 100% के 100%, लगभग की बात कह रहा हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सौर विकिरण से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। पौधे जो हैं वो सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाने के लिए करते हैं। अब पौधे, वनस्पति की अगर हम बात कर ले, जीव जो खाके जिंदा रहते हैं या मनुष्य भी जो चीज खाके जिंदा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये वनस्पतियां जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो किस चीज की उपस्थिति में करते हैं? सौर विकिरण। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, और फिर वो अपना भोजन नहीं तैयार कर पाएंगे। और वनस्पति अगर नहीं है धरती पे तो आप मनुष्यों की या और जीव जंतु की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अब देखिए, उनके अंदर बायोमास के रूप में जमा होता है। पेड़ पौधे अपने जो भोजन तैयार करते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण के रूप में बायोमास जमा करते हैं। किसी भी देश के विकास का एक प्रमुख सूचक उसकी ऊर्जा की खपत है। अब एक देश के ऊपर भी अगर हम बात करें तो कौन सा देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के अंदर ऊर्जा का खपत कितना है, कितनी फैक्ट्रियां चल रही है, कितने यातायात चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितनी बिजली वो बना रहा है, कितनी ऊर्जा का वो मतलब निर्माण कर रहा है और कितने का खपत कर रहा है। यह एक देश के विकसित और विकासशील होने का भी प्रमाण पत्र हो जाता है। क्योंकि लगभग सभी विकास गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता जरूर होती है। आपको पता है, हम अपने देश में जितने भी प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं या जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं या जितने भी प्रोजेक्ट प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के आप किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते हो। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है, जितने बड़े बड़े मिल पावर है, जितने बड़े बड़े हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, ये सारे जो है, या यातायात के साधन को देख लीजिए, घर में भोजन पकाने से लेके सैटेलाइट तक की अगर बात कर ले तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऊर्जा के ऊपर ही चलता है। तो ये ध्यान रखना है कि जितनी भी विकास की गतिविधियां चल रही है, जितने भी हम अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता उसमें होती है, ऊर्जा के ऊपर ही निर्भर है। अगर ऊर्जा ना हो तो हम किसी भी प्रकार के विकासशील या विकसित कामों को नहीं कर पाएंगे। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं। देखिए, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स क्या है। अक्सर कॉलेज के समय में जब आप एग्जाम में जाओगे या फिर आगे के सेमेस्टर में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें जो है ऊर्जा आवश्यकताओं के बारे में या फिर हाइड्रो पावर के बारे में, विंड पावर के बारे में, कोल पावर के बारे में, ये सारी चीजें विस्तार से पूछी जाएगी। तो उस समय के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देखें। तो अगर बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के बारे में पूछा जाए तो किसी भी देश के विकास और प्रगति के लिए उत्पादन और ऊर्जा की खपत दोनों आवश्यक है। कोई भी देश हो, भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, चाइना, जापान, रशिया, जो भी देश है, अगर इसके प्रगति की बात करें, इसके विकास की बात करें तो हमें यह देखना होता है कि उस देश में उत्पादन कितना हो रहा है और ऊर्जा की खपत कितनी हो रही है। दोनों आवश्यक है। इसलिए ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताएं राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। राष्ट्रीय विकास कहने का मतलब है कि जब भी
किसी भी प्रकार का सर्वे होता है तो उसमें जब आंकड़ा देखा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो ऊर्जा की खपत ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब है अगर कोई देश ऊर्जा की खपत ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो बड़े बड़े पावर प्लांट लगा रहा है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहा है, वो बड़े बड़े मिल्स लगा रहा है। तो ऐसे में उन्हें एक अंदाजा हो जाता है कि यह देश जो है वो प्रगति के रास्ते पे है। इसलिए बताया गया है कि ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताएं राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। जितना ऊर्जा कोई देश खपत करता है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, जितना एनर्जी वो खपत करता है, जितना ऊर्जा को वो खर्च करता है, उसी हिसाब से वो उत्पादन भी करता है, प्रोडक्ट का निर्माण भी करता है। और ये आंकड़ा जो है ये बताता है कि यह देश जो है वो प्रगति के रास्ते पे है। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 2.5 दशकों में वैश्विक ऊर्जा की जरूरत तेजी से बढ़ेगी। आगे आने वाले कुछ समयों में और भी बहुत तेजी से ऊर्जा का खपत बढ़ेगा, लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अलग अलग देशों की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि वर्तमान नीतियां जारी रहती है तो विश्व ऊर्जा जो है आउटलुक के अनुसार, मतलब एक ऐसा सर्वे किया गया है, एक कंपनी है आउटलुक, उन्होंने बताया है कि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मांग आज की तुलना में 50% अधिक होगी। अभी जो हमारा ऊर्जा खपत है, अभी जिस तरह से हम ऊर्जा को उपयोग में ले रहे हैं या फिर जिस स्तर पे हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो आने वाले 2.5 दशकों में ये 50% ज्यादा हो जाएगी। अभी से मतलब सीधा 50% अधिक ऊर्जा की खपत होनी शुरू होगी, जिसकी औसतन वार्षिक वृद्धि दर 1.6% है। मतलब अभी के समय में हर वर्ष 1.6% यह ऊर्जा खपत दर जो है वो हर एक साल बढ़ता जा रहा है और आने वाले 2.5 दशकों में वो खपत जो है वो जाके 50% हो जाएगा। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। आपको पता है कि भारत अब बहुत सारे देशों से आगे निकल चुका है। पहले की तरह अब भारत की स्थिति नहीं रही। खासकर मैं किसी नेता पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन खासकर ये बात तो सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद भारत की जो स्थिति है वैश्विक लेवल पर दूसरे देशों के सामने में वो काफी सम्माननीय हो गया है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है अभी के समय में और 2035 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि में दूसरे सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने की उम्मीद भी है। अगर हम 2035 तक की बात करें, 2035 तक की बात करें, तो आने वाले समय में भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जो पूरे विश्व में दूसरा ऐसा देश होगा जो खपत भी करेगा, ऊर्जा बनाएगा भी और दूसरे देशों को ऊर्जा देगा भी। और अगर कुल वृद्धि की बात करें तो 18% के आसपास है ये। अगर भारत के हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 18% का ग्रो हुआ है। जीवाश्म ईंधन के सीमित भंडार को देखते हुए भारत ने अपने नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई। अब देखिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला है, इससे आप ज्यादा उम्मीद लगा के नहीं रख सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय में बनता है और नवीकरणीय संसाधन जैसा है जिसके निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन हमारा भारत जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है तो हम हजारों वर्ष तक तो इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए वर्तमान समय में भारत ने क्या किया, भारत ये जानता है कि अगर वो कोयले के भरोसे रहेगा तो उसका काम नहीं चलने वाला, वो जीवाश्म के भरोसे रहेगा तो उससे उसका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सभी अनवीकरणीय संसाधन काफी लंबे समय, काफी लंबे प्रोसेस के बाद निर्माण में आते हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया, अपने नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है ताकि इससे उसको ऊर्जा की प्राप्ति हो। विंड पावर से, हाइड्रो पावर से, पानी के माध्यम से और भी कई सारे ऐसे तरीके हैं, परमाणु के माध्यम से वो अब नई नई ऊर्जा बनाने की रणनीति पे काम कर रहा है ताकि उसे कोयले के भंडार, पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन के ऊपर पूर्ण रूप से नहीं देखना पड़े कि मुझे ये चीज खत्म हो जाएगा तो मेरा विकास कैसे होगा। इसलिए भारत ने बहुत योजना के साथ इन सभी चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब आपको हम अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम की अगर बात कर ले, अभी के समय की अगर हम बात कर ले, तो जीवाश्म ईंधन में मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया था कि क्या क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है
और ये सब क्या करता है, ऊर्जा आपूर्ति पर हावी है। मतलब हमारे अभी के समय में, वर्तमान समय में अगर भारत की बात कर ले तो ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए यही सारी चीजें मौजूद हैं, जिसमें नंबर 1 पे कोयला आता है, नंबर 2 पे पेट्रोलियम है, नंबर 3 पे प्राकृतिक गैस है, जो हमारे भारत की अभी ऊर्जा आपूर्ति कर रहे हैं। और भविष्य में भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। मतलब आगे आने वाले समय में भी हम ऐसा मानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से हमारे ऊर्जा की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन प्राथमिक ऊर्जा मांग में अनुमानित वृद्धि का 80% से अधिक हिस्सा जीवाश्म ईंधन से ही पूरा होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्राथमिक ऊर्जा जो हमें डेली यूज में चाहिए ही चाहिए, जिसकी जरूरत हमारे लाइफ में है, तो इसका जो अनुमानित वृद्धि है वो 80% से अधिक हिस्सा जो है वो केवल और केवल जीवाश्म ईंधन से प्राप्त हो रहा है। जीवाश्म ईंधन से पूरा होने की संभावना है। प्राकृतिक गैस की जो मांग है वो भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोगों के घर बढ़ रहे हैं, लोगों के घर बढ़ने के कारण एलपीजी का सिलेंडर का डिमांड ज्यादा आ रहा है। अब पहले की तरह लोग लकड़ियों पे खाना नहीं बना रहे, चूल्हे नहीं है। सरकार भी चाहती है कि हर जगह एलपीजी सिलेंडर पहुंचे, पाइपलाइन पहुंचे, जहां पे उन लोगों को सुविधा मिले। तो ये सारी चीजें जो है, इसके कारण क्या है, प्राकृतिक गैस की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण विद्युत उत्पादन भी है। बिजली को भी बनाए जाने के लिए भी इन चीजों का मांग हो रहा है। चीन की बात कर ले, भारत जैसे देशों में कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। अभी के समय में हम हो, ये मतलब भारत हो, या भारत का पड़ोसी देश चाइना हो, इन दोनों के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, जो जिसके ऊपर ऊर्जा के लिए हम लोग टिके हुए हैं, वो केवल और केवल जो है वो कोयला ही माना जाता है। भारत के लिए भी और चाइना के लिए भी। तो दोनों देश जो है वो मुख्य रूप से अभी कोयले के ऊपर ही अपने एनर्जी को देख रहे हैं, और एनर्जी का काम जो है, ऊर्जा का काम जो है वो कोयले से ही ले रहे हैं। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वैश्विक ऊर्जा उपयोग का वितरण। अब जो पूरी दुनिया में ऊर्जा का उपयोग हो रहा है उसका वितरण कैसे है, किन किन खंडों में कितना कितना उपयोग किया जा रहा है, इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। अलग अलग क्षेत्रों में, कहने का मतलब है कि अलग अलग पॉइंट से अलग अलग एनर्जी का उपयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 की अगर हम बात कर ले तो यातायात में 24% ऊर्जा जो है वो खपत होता है। अभी पूरे दुनिया की बात हो रही है, वैश्विक स्तर पर बात हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे बात हो रहा है। पूरी दुनिया में अगर 100% ऊर्जा की अगर हम बात कर ले तो इसमें से 24% जो है वो सिर्फ यातायात पे खर्च हो रहा है, यातायात पे खर्च हो रहा है। औद्योगिक स्तर पर जो नंबर 2 पे आता है, इसमें 40% खर्च हो रहा है। मतलब कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े मिल्स, ये सारी चीजों में 40% एनर्जी जो है वो खपत हो रहा है। वहीं पे अगर हम घरेलू और वाणिज्यिक उद्देश्य की बात कर ले तो 30% एनर्जी मतलब ऊर्जा जो है यहाँ भी खर्च हो रहा है। और कृषि सहित अन्य उपयोग के लिए सिर्फ और सिर्फ 6% का उपयोग होता है। ध्यान से समझिएगा, टोटल मिला के ये 100% हो जाएगा। और ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि वैश्विक ऊर्जा का उपयोग का वितरण ऐसे है कि यातायात में 24%, औद्योगिक क्षेत्रों में 40%, घरेलू और वाणिज्यिक उद्देश्य से 30% और कृषि वगैरह कार्यों के लिए या अन्य उपयोग के लिए 6% एनर्जी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विश्वव्यापी ऊर्जा मांगों में वृद्धि के कारण। अब विश्वव्यापी ऊर्जा में वृद्धि कहने का क्या मतलब है? पूरे विश्व में, ग्लोबल अगर देखा जाए, जितने भी दुनिया के अंदर देश है, उन सभी देशों में जो एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, ऊर्जा की मांगों में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके प्रमुख कारण क्या क्या है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण आज पूरी दुनिया के देशों में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, ऊर्जा का डिमांड बढ़ रहा है, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, इनमें जो एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है उसके क्या कारण है। तो देखिए, हम ऊर्जा की आपूर्ति के बिना खुद को असक्षम महसूस करते हैं। मुद्दा ये है कि अगर हमारे पास ऊर्जा न हो, ऊर्जा के कई सारे रूप हो सकते हैं, जैसे कि बिजली हो गया, जैसे कि ईंधन हो गया, जैसे कि और भी बहुत सारे रूप हैं। अगर वो ना हो हमारे पास तो हम अपने आप को सक्षम फील नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारे पास ऊर्जा नहीं है,
अब शरीर में ही ऊर्जा नहीं है तो हमारा शरीर ऐसा लगता है कि जैसे निर्जीव के बराबर हो गया है। तो आज के समय में ऊर्जा आपूर्ति के बिना खुद को असक्षम महसूस करते हैं। क्या हम बिजली के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आप सोच लो, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर लाइट ना हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, अगर बिजली ना हो, तो उसके बिना आप अपने जीवन को कैसे देखते हो? क्या इसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हो? तो ये बढ़ती मांगे और सीमित ऊर्जा संसाधन भारी दबाव में है। एक तो पूरी दुनिया में ऊर्जा का डिमांड बढ़ रहा है, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, सभी को अधिक से अधिक ऊर्जा चाहिए ताकि वो अपने आप को सक्षम बना सके, वो अपने देश को डेवलप कर सके, वो अपने संसाधनों का उपयोग कर सके। तो और दूसरी तरफ देखिए कि ये जो सीमित ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा का जो स्रोत है वो बड़ा ही सीमित है। तो अब सीमित ऊर्जा है और डिमांड हाई है, तो ये सारे मुख्य कारण है। देखिए, इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब जो हमारे पास ऑलरेडी ऊर्जा के स्रोत हैं, उनकी क्षमता जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में तो ऊर्जा का स्रोत ही समाप्त हो जाएगा, हम ऊर्जा के बिना अपने आप को असक्षम फील करते हैं। तो इसीलिए लगातार क्या हो रहा है कि अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, मतलब इसके ऑप्शन में ऐसे कौन कौन सी चीजें हो सकती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगा, इसके लिए काम किया जा रहा है। हमारी दैनिक ऊर्जा आवश्यकता भोजन, ईंधन और बिजली जैसी चीजों से पूरी होती है। हम जो प्रतिदिन ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो किन किन माध्यमों से करते हैं? तो भोजन के रूप में हम अपने शारीरिक ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, ईंधन के रूप में हम अपने परिवहन जैसी चीजों का उपयोग करते हैं, बिजली के माध्यम से कई सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां, उद्योग चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो दैनिक रूप से उपयोग होती है। लंबे समय से हम इस उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। आज तक जो हम ऊर्जा की पूर्ति करते हैं या फिर ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो किन स्रोतों से आता है? तो वो जीवाश्म ईंधन से आता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन का भी जो भंडार है वो सीमित है। जिस तरह से हम अभी जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा? जीवाश्म ईंधन भी तो समाप्त होगा। तो इसलिए दुनिया के सभी देशों ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने का सोचा है कि ऐसे कोई दूसरे माध्यम भी उनके पास होना चाहिए जिससे वो ऊर्जा बना सकते हैं। अब हम आपको अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड कहता है वैश्विक ऊर्जा मांगों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पूरे विश्व में जो ऊर्जा का डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है अलग अलग देशों से, उसमें हमारा भारत भी है। भारत के अंदर भी ऊर्जा का खपत अच्छा खासा है, तभी तो भारत आज इतना विकासशील से विकसित देशों की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक ऊर्जा की मांग में वृद्धि किन किन कारणों से होता है, तो सबसे पहला पॉइंट में हम लिखेंगे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो है, इसके कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा का खपत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम बात कर लेते हैं परिवहन का, यातायात का, जो दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। मैं जब आपको ऊर्जा की खपत के बारे में बता रहा था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमारे एनर्जी का, ऊर्जा का खपत होता है। तो आज पूरी दुनिया में परिवहन के ऊपर सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग होता है। सबसे बड़े उपभोक्ता परिवहन में ही है। 50% से अधिक तरल ईंधन की खपत जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिवहन में करता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कई सारे अब तो सीएनजी गैस पे भी गाड़ियां चल रही है, और भी बहुत सारे जो लिक्विड है, ईंधन है, उसका 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिवहन के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा बढ़ते वैश्वीकरण के साथ परिवहन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मांग में भी अनिवार्य रूप से बढ़ोतरी हुई है। देखिए क्या हुआ कि जिस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रसार हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने के कारण परिवहन के लिए, मतलब यातायात के लिए, आने जाने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के संसाधन हो, चाहे वो बाइक हो जाए या कार हो जाए या ट्रक हो जाए या एरोप्लेन हो जाए या ट्रेन हो जाए, इन सभी चीजों में जो ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है, तो ये दिन प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वृद्धि हुई है। हर देश का डिमांड आना शुरू हो गया है कि उन्हें अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। कई सारे ऐसे जगह भी है जहां पे उनके डिमांड के लायक उनको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनको उस तरह का ऊर्जा नहीं मिल रहा है जितना उनको चाहिए अपने आप को विकसित करने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा है औद्योगिकरण। अब देखिए, इसके कारण भी ना आज के समय में ऊर्जा का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऊर्जा की मांग औद्योगिकरण के कारण भी बढ़ रहा है। देखिए क्या होता है, व्यवसायों और कारखानों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है,
और इसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता बड़े पैमाने पर होती है, चाहे वो फैक्ट्री किसी भी प्रकार का हो, उद्योग किसी भी प्रकार का हो। हमारे भारत में ही देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, तो इन सभी उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा या तो पहले नंबर पर बिजली के रूप में हो जाए या दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम के रूप में हो जाए, लेकिन यही दोनों चीजें मुख्य रूप से ऐसे ईंधन के स्रोत हैं या फिर ऊर्जा के स्रोत हैं जो औद्योगिकरण में इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। तो इस कारण से भी आज पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में उद्योग बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियां बढ़ती जा रही है, तो उसमें अधिक से अधिक बिजली और पेट्रोलियम आधारित ईंधन का उपयोग होता है, जिस कारण से इनका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे संपत्ति में वृद्धि। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। जब आप सक्षम हो जाते हो तो आप अपने वेल्थ को, अपने प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, अधिक से अधिक चीजों को खरीदना चाहते हो, अपनी संपत्ति में विकास करना चाहते हो, जिससे ऊर्जा की मांग और खपत में भी वृद्धि होती है। क्योंकि अगर आपकी संपत्ति में वृद्धि हो रही है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब दिल्ली आया तो मेरा काम एक पंखे से चल जा रहा था, तो उसमें ऊर्जा एक सीमित मात्रा में खर्च हो रहा था। उसके बाद मैंने कूलर लाया तो थोड़ा सा ऊर्जा का खपत बढ़ा। आज एसी लगा हुआ है, ऑफिस में भी एसी है, घर पे भी एसी है। तो जैसे जैसे संपत्ति में वृद्धि होता है तो ये सारी चीजें ऊर्जा को कंज्यूम करती है, ऊर्जा अधिक से अधिक उपयोग होता है। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं उस समय की जब मैं एक पंखे से भी खुश रहता था और मेरे पंखे से भी काम मेरा चल जाता था गर्मी में भी, और आज 2-3 एसी का उपयोग कर रहा हूं, तो ये क्या है, एक प्रकार से संपत्ति में वृद्धि हुई, तो ऊर्जा का भी मैंने बहुत ज्यादा उपयोग करना शुरू किया। तीसरे नंबर पे आता है मानव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार से हम इंसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हर एक इंसान को ऊर्जा की आवश्यकता है। आज एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि लोग मोबाइल यूज करते हैं, लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लोग लैपटॉप यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें चार्ज किससे होती है, या तो लाइट से होती है या फिर सोलर, या किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता तो इनको होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऊर्जा का खपत अधिक बढ़ाता है। तो अगर हम मानव जनसंख्या की वृद्धि की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या सभी ऊर्जा संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। हर प्रकार की ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, किसके द्वारा, बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन बनाए रखना एक चुनौती बन गया। अब डिमांड ज्यादा हो रहा है, उसको प्रोवाइड उस हिसाब से नहीं हो रहा, दोनों बैलेंस ही नहीं है। अगर हमें एक एग्जाम्पल के लिए समझिए, किसी चीज के 5 किलोवाट के बिजली की जरूरत है, अब मुझे उतना नहीं मिलकर 2 किलोवाट मिल रहा है, तो ऐसे में क्या है, मेरा डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, इसके बीच में बैलेंस नहीं बन रहा है, संतुलन नहीं बन रहा है। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ऊर्जा के स्रोत। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितनी बातें की है वो ऊर्जा के बारे में ही किया है। अब हम जरा वो भी जान ले कि आखिर इतने ऊर्जा, डिमांड, सप्लाई, दिस दैट, उद्योग, फैक्ट्री, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, लेकिन ये ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, एनर्जी हमें मिल कहां से रहा है। तो ऊर्जा के स्रोत को एक ऐसे माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लंबे समय तक उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर सके। ये नहीं कि आज हमें जरूरत है तो आज हमें ऊर्जा मिल गया और कल से हम उसके बिना ही हैं। नहीं, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हमें लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होता रहता है, ये हमारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाना जाता है। कोई भी ऐसा ऊर्जा स्रोत जो जीवाश्म ईंधन का विकल्प बन सके उसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी के समय में ज्यादातर देश जो है वो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को देख रहे हैं कि आखिर जीवाश्म ईंधन नहीं हो, इसके भंडार की अगर समाप्ति हो जाए तो ऊर्जा कहां से जनरेट करेंगे। तो जो वैकल्पिक स्रोत है, जो ऊर्जा के विकल्प बन सकते हैं, उन्हें हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पारंपरिक खनिज आधारित ऊर्जा संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गया, ये तो सबसे नंबर 1 पे आएगा। ये समाप्त होने वाले संसाधन है। ये ध्यान से समझिए कि जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले संसाधन है, क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अब लाखों करोड़ों वर्ष कोई व्यक्ति इंतजार तो नहीं कर सकता ना कि हम अब फैक्ट्री खोलेंगे तो लाखों वर्ष इंतजार करेंगे तो फिर जीवाश्म ईंधन तैयार होगा, उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, नहीं हो सकता। यदि कोयले का उपयोग वर्तमान दर पर जारी रहता है, अभी कोयला भी हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, और जिस प्रकार से अभी कोयले का उपयोग हम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम कोयले का खपत अभी कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से हम करते रहे
तो अनुमान है कि इसका भंडार इसी शताब्दी में समाप्त हो जाएगा। इसी शताब्दी में कोयला भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बनता है कि विकल्प हमारे पास होना चाहिए, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होने चाहिए, क्योंकि जीवाश्म ईंधन, कोयला, इन सभी पे हम हमेशा के लिए टिके नहीं रह सकते। ये सब समाप्त होने वाले संसाधन और इनके बनने में हजारों लाखों वर्ष लगता है। तो हमें वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि आपने पहले के क्लास में भी नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर से डिटेलिंग हो जाए कि दुनिया भर में औद्योगिकरण और कृषि के विकास के कारण ऊर्जा की मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है। ये बात तो सही है, आज के समय में हर दुनिया इतना मतलब अपने आप को विकसित करना चाहता है कि उसके लिए उसको ऊर्जा की जरूरत होती है। हर देश जिसमें पारंपरिक स्रोतों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, उसके स्रोतों पे दबाव बढ़ रहा है। मतलब कहने का है कि उसकी क्षमता कम है और उसका डिमांड ज्यादा है। पारंपरिक स्रोतों का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण भी है। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उपयोग आप करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे देखा जाता है कि वो एक पॉल्यूशन का भी कारण बन जाता है। पॉल्यूशन कहने का मतलब है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऊर्जा दहन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और इससे पर्यावरण में कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की अगर हम बात कर लें तो बढ़ती ऊर्जा मांगों और प्रदूषण की चिंताओं के कारण दुनिया भर के देशों ने ऐसी ऊर्जा प्रणालियों पर विचार करना शुरू कर दिया है जिनका पर्यावरणीय प्रभाव सीमित हो। मतलब ऊर्जा तो उन्हें प्राप्त हो लेकिन इसका असर पर्यावरण पर बहुत कम हो। जैसे कि अब यहाँ पे पारंपरिक स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषित ज्यादा होता था, तो आज दुनिया ऐसे ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहता है जिससे ऊर्जा भी प्राप्त हो और पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो। चूंकि कोयले और तेल जैसे भंडार एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना और उनका संरक्षण करना सतत विकास के लिए आवश्यक है। मतलब एक ऐसे ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना जिसकी पुनः पूर्ति दोबारा हो सके, उसको फिर से बनाया जा सके, इस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे होने वाले जो प्रदूषण है उनका भी ध्यान रखा जाए। नए वाले जो ऊर्जा के स्रोत बनेंगे उसमें पर्यावरण के प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगा। मतलब ये जो ऊर्जा के स्रोत होंगे वो पर्यावरण को पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हुआ करते थे उससे कम प्रदूषित करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण। अब हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के संसाधन होंगे। एक तो होगा हमारे पास नवीकरणीय जो 1 नंबर पे आएगा, दूसरा होगा अनवीकरणीय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे याद रखिएगा सौर ऊर्जा आता है। नंबर 1 पे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी है जो नवीकरणीय संसाधनों के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पवन ऊर्जा, ये भी हमारे पास नवीकरणीय संसाधन के अंदर आएगा। तीसरा है समुद्री ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। भूतापीय ऊर्जा चौथे नंबर पे आएगा, ये भी हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है। और शहरी और कृषि अपशिष्ट ये हमारे पास 5वें नंबर पे आएगा और ये भी कहीं ना कहीं नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन जिनको पुनः से पूर्ति किया जा सकता हो, वो फिर से वापस अपने रूप में आ जाते हैं, उनका भंडार वापस फिल हो जाता है, तो ये सब नवीकरणीय संसाधन है। तो ये जितने भी 5 पॉइंट हैं, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण के बारे में, हालांकि इतने छोटे क्वेश्चन आपको कॉलेज में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा के 5 उदाहरण, उनको डिटेलिंग के साथ बताना पड़ेगा। मतलब हर एक को आपको डिटेल करके बताना पड़ेगा। और जब आपके ये प्रश्न 8, 9, 10, 11, 12 नंबर में पूछे जाते हैं तो हर एक पॉइंट के बारे में आपको कम से कम 3 पेज लिखना पड़ेगा। तो अगर 5 पॉइंट है तो 15 पेज में आपका इसका जेन्युइन आंसर बनता है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण में 5 ये लिखना है आपको, और मैं इन 5 को आपको डिटेल्स में समझा देता हूं आगे की स्लाइड में। यहाँ पे हमने बात किया है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या संसाधन के बारे में। तो ये तो हो गया। अब हम अनवीकरणीय के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में।
देखिए ये वो ऊर्जा संसाधन है जो प्रकृति में लंबे समय से संचित है और समाप्त होने पर जल्दी से फिर से नहीं भरे जा सकते हैं। देखिए नवीकरणीय वाले मैंने आपको बता दिया था, इसकी पुनः पूर्ति हो सकती है, लेकिन अगर हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करें तो ये लंबे समय तक नहीं बन पाता है, मतलब इसमें बनने में काफी लंबा प्रोसेस लगता है और ये खत्म होता है तो इसे जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नंबर 1 पे आपको कोयला को लिखना है, नंबर 2 पे आपको पेट्रोलियम को लिखना है, नंबर 3 पे आपको प्राकृतिक गैस को लिखना है और नंबर 4 पे आपको परमाणु ईंधन लिखना है जिसमें यूरेनियम और थोरियम दोनों आता है। तो यहाँ पे आपने नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों को समझ लिया। नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, उन दोनों के उदाहरण को समझ लिया। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो आप एग्जाम में उदाहरण भी बता सकते हो और यदि आपको डिटेल्स में पूछे तो आप डिटेलिंग भी कर सकते हो। अब हम मुख्य रूप से बात कर लेते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बीच में अंतर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ये नवीकरणीय और ये अनवीकरणीय, इन दोनों ऊर्जा के बीच में मुख्य अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेज है इन दोनों के बीच में। तो देखिए एक तरफ हमारे पास है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दूसरी तरफ हमारे पास है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो पहले हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। इन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर बार बार नवीकृत या पुनर्जीवित किया जा सकता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं उनको अवधि के अंदर, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर बार बार बनाया जा सकता है, बार बार फिल किया जा सकता है। लेकिन वही अगर हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करें तो इन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर बार बार नहीं बनाया जा सकता, बार बार पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है नवीकरणीय के अंदर कि इनके भंडार प्रकृति में असीमित हैं, मतलब बहुत ज्यादा है। नवीकरणीय जैसे कि सूर्य के प्रकाश को देख लो, हवा को देख लो, तो ये सब भंडार असीमित हैं। लेकिन यहाँ पे अनवीकरणीय में क्या है, इनके भंडार प्रकृति में सीमित हैं, मतलब बहुत लिमिटेड मात्रा में। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें नवीकरणीय में तो कहता है इन्हें अक्षय संसाधन भी कहा जाता है, मतलब जिसका क्षय नहीं हो, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है उसे हम अक्षय कहते हैं। और इधर हमारे पास अनवीकरणीय में कहता है इसे समाप्य संसाधन कहा जाता है, मतलब इसकी समाप्ति होती है, इसका आप जितना ज्यादा उपयोग करोगे ये उतना ज्यादा खत्म होगा। अब चौथे नंबर पे हमारे पास नवीकरणीय में है ये पर्यावरण के अनुकूल है और प्रदूषण नहीं करते। ये जो नवीकरणीय संसाधन है ये प्रकृति से बनते हैं, प्रकृति के लिए होते हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं और ये पॉल्यूशन नहीं बढ़ाते, मतलब कि प्रदूषण को नहीं बढ़ाते। लेकिन अनवीकरणीय में क्या है, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं और ये प्रदूषण बढ़ाते, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे मतलब दुनिया में आप कह सकते हो हमारे वायुमंडल में बढ़ाते हैं। नवीकरणीय में 5वें नंबर पे आएगा, उदाहरण क्या है नवीकरणीय का, तो जल है, वायु है, सूर्य आदि है, ये सब नवीकरणीय संसाधन होंगे। लेकिन अगर हम अनवीकरणीय के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे कोयला होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, परमाणु ईंधन होगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये अनवीकरणीय के हैं और ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो नवीकरणीय के हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बीच में अंतर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताया था तो वहां पे मैंने 5 पॉइंट आपको बताया था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा सौर ऊर्जा था। तो एक बार हम सोलर एनर्जी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य के परमाणु संलयन से प्राप्त होती है। ये जो सौर ऊर्जा है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का स्रोत है, खासकर अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 99.8%, याद रखिएगा ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 99.8% एनर्जी जो है वो सौर विकिरण से ही हमें प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये जो परमाणु संलयन से जो सूर्य के ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो गर्मी और प्रकाश के रूप में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ध्यान समझिएगा, जो सूर्य का प्रकाश है ये हमें गर्मी भी देता है, प्रकाश भी देता है। पृथ्वी पर लगभग 1.4 किलो जूल सेकेंड पर मीटर स्क्वायर सौर ऊर्जा प्राप्त होता है।
सूर्य के प्रकाश से इतनी सारी एनर्जी हमारे पृथ्वी को प्राप्त होता है। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है, 1.4 kg पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, मतलब इतने दूरी पे इतना किलो जूल सूर्य की एनर्जी हमें प्राप्त होती है। मतलब एक बहुत अच्छा स्रोत माना जा सकता है सौर ऊर्जा को, यदि इसका सही तरीके से यूटिलाइज हो, सूर्य के प्रकाश का सही तरीके से उपयोग हो, तो ये बहुत ही अच्छा ऊर्जा का एक साधन माना जा सकता है। हालांकि आज के समय में सूर्य के ऊर्जा का उपयोग बहुत ही अच्छे लेवल पे किया जा रहा है, हमारे भारत में भी किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि सौर ऊर्जा का उपयोग यदि हो तो इसके लाभ क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है। तो देखिए, पहले पॉइंट में हम देख लेते हैं, यह एक असीमित और मुफ्त ऊर्जा स्रोत है। मतलब इसका उपयोग आप करो तो ये मुफ्त है, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो फ्री है और इसका उपयोग आप कर सकते हो और असीमित है। मतलब ये नहीं कह सकते हो कि ये समाप्त हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या इसका भंडार खत्म हो जाएगा, या फिर आप सूर्य की एनर्जी का उपयोग कर रहे हो तो आपको कोई आके बोलेगा कि नहीं भाई चार्ज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री भी है, असीमित भी है। दूसरे पॉइंट पे कहा गया है यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। ये बात भी सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के माध्यम से जो भी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं वो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं करते, प्रदूषित नहीं करते। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इसका उपयोग दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा सकता है। मतलब ऐसे जगहों पे भी आप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो जहां पे बिजली ले जाना मुश्किल है, पहाड़ों पे, घाटियों में, वीरान जगहों पे, जंगलों में, जहां पे बिजली के पोल्स नहीं जा सकते, जहां पे नेटवर्क नहीं जा सकता, वहां पे भी सूर्य का प्रकाश तो पहुंचता है। तो आप ऐसी जगहों पे भी सूर्य की एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं जहां बिजली की आपूर्ति नहीं होती। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त नहीं होता। नंबर 4 पॉइंट कहता है अधिकांश सौर ऊर्जा प्रणालियों का जीवन काल 3 से 40 वर्ष होता है और इन्हें मतलब कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। आप जिस भी इकाई से सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हो उसका 40 साल तक की एज होती है, उससे पहले वो जल्दी खराब वगैरह नहीं होता। और साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने घर में बिजली लगाया है, जनरेटर लगाया, जो भी लगाया, इन्वर्टर लगाया, तो उसको बार बार चेक करना पड़ता है, बोर्ड, बिजली, प्लग, मीटर, बैटरी। इसमें क्या है ना कि 30-40 साल तक ये टिका रहता है, इसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। नंबर 5वां पॉइंट हमारा इसके लाभ में कहता है यह फोटोवोल्टिक ऊर्जा के अलावा अन्य उपयोग जैसे कि सौर कूलर के लिए भी काम आती है। देखिए, अभी के समय में, वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे बर्तन भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉट भी आ रहे हैं जो सूर्य के एनर्जी पे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे गैस चूल्हा, मतलब गैस चूल्हा कहने का मतलब है कि हमारे खाना पकाने के लिए बहुत सारे ऐसे कुकर वगैरह आ रहे हैं, इसमें आप खाना भी पका सकते हो सौर ऊर्जा के एनर्जी से। तो वहां पे आपको एलपीजी गैस की बचत होगी, वायु प्रदूषित भी नहीं होगा, आपको वो फ्री मिल रहा है। तो ऐसे संसाधनों का उपयोग करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हो और ऊर्जा का भी खपत वैकल्पिक रूप से आपको मिल रहा है। तो ये इसके लाभ के बारे में था कि इन पॉइंटों के ऊपर आप सौर एनर्जी जो है या सोलर एनर्जी जो है, सौर विकिरण से प्राप्त होने वाले जो ऊर्जा है उनका उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। इससे पहले की स्लाइड में हमने सौर ऊर्जा के बारे में समझा, सौर ऊर्जा के लाभ के बारे में समझा। अब मैं आपको सौर ऊर्जा के नुकसान के बारे में बता देता हूं। देखिए, जितनी भी चीजें, कोई चीज अगर पॉजिटिव हो तो उसके साथ निगेटिव चीजें भी आती है। तो हमने तो सौर ऊर्जा के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें समझ लिया कि ये ऊर्जा के लिए हमारे पास पर्याप्त एक ऐसा साधन है जिससे हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम अगर इसके नुकसान के बारे में बात करें तो इसका उपयोग केवल दिन के समय में या धूप वाले के दिनों में ही किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि यदि आप सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर ये लाइट अगर आपको सूर्य के प्रकाश से नहीं मिल रहा है तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि सौर ऊर्जा की उपस्थिति में ही हम सौर विकिरण की उपस्थिति में ही हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए ये सन है और ये अब लाइट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कई ऐसे दिन भी होते हैं जिसमें मैं देखता हूं या आप लोग भी देखते होंगे कि बादल लगने के कारण सूर्य की रोशनी जो है, ये लाइट जो है वो हमारे सरफेस या फिर पृथ्वी पर, अर्थ पे नहीं आ पाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो सूर्य है इसकी अगर रोशनी धरती पे नहीं आ पाएगी तो इसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। और हम 24 घंटे के अगर चक्र की बात करें तो हमें पता है कि इसमें
12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं, जिसमें से लगभग 8 घंटे लगभग मैं कह रहा हूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हमारे पृथ्वी पर या हमारे भारत के अंदर होती है। तो ऐसे समय में ही हम सिर्फ इसके उपयोग को कर सकते हैं। तो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट तो आप ये कह दोगे। दूसरा ये है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि बादल अगर छाया हुआ है तो इसका प्रभावशीलता कम हो जाता है, क्योंकि रोशनी ज्यादा नहीं आ पाती है, और सूर्य की रोशनी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगी तो इसका प्रभाव जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक लागत अधिक होती है। जब भी आप सोलर प्लेट या सोलर ऊर्जा की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इसके पूरे सेटअप को तैयार करते हो, तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा अमाउंट जो है, पैसा जो है वो ज्यादा लगता है। मतलब कि ऐसे नॉर्मली तरीके से देखा जाए, अगर मान लो कि मैं जिस रूम में भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें 2 पंखे, 5-6 लाइट है, एसी लगा हुआ है, ये हमारा पढ़ाने के लिए पैनल है, तो ऐसे जगहों पे जो मैं देता हूँ बिजली बिल देता हूँ, वो मुझे 10 से 11 हजार रुपए पर मंथ हो जाता है। गर्मी के समय क्योंकि एसी ज्यादा चलता है। ऐसे में अगर हम सोलर का इस्तेमाल करके अपने इस बिजली बिल को बचाना चाहे तो एक बार में मुझे लगभग 2-2.5 लाख रुपए का सेटअप लग जाएगा। और ये बात भी है कि उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाऊंगा लगभग 20, 25, 30, 40 सालों तक कि मुझे कोई बिजली बिल का टेंशन नहीं होगा। फिर मेरे काम जो है वो सारे सोलर प्लेट से हो जाएंगे। लेकिन बादल की स्थिति में नहीं होगा, और अगर दिन के समय में करोगे तो ठीक है, रात के समय में तो सूर्य उगता नहीं है, तो वैसे समय में भी आप नहीं कर सकते हो। इसे इकट्ठा करने के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, मतलब लंबे जगहों पे प्लेट लगाना पड़ता है। रात में उपयोग के लिए बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए बड़े भंडारण स्थान और नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हो कि हम सोलर प्लेट के माध्यम से ही रात में भी अपना गुजारा कर लें, तो इसके लिए आपको बड़े बड़े बैटरी चाहिए, जो दिन में उसी सोलर प्लेट के माध्यम से चार्ज भी होगा और वो रात में उपयोग भी होगा। तो ये सारे इसके नुकसान या फिर आप कह सकते हो कि निगेटिव पॉइंट्स आप बता सकते हो सौर ऊर्जा के रूप में। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है दूसरे नंबर पे पवन ऊर्जा। ये भी विंड एनर्जी जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अक्सर इससे भी जुड़े कई प्रकार के प्रश्न आपके ये पॉलिटिकल साइंस के कॉलेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पवन ऊर्जा को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है तेज गति वाली हवाओं में उनकी गति के कारण बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। पहले नंबर पे आपको समझना है, अगर एयर बहुत तेज फ्लो कर रहा है, हवा बहुत तेज बह रही है, तो बहती हुई हवा की जो गति होती है, जो उसका स्पीड होता है, स्पीड के कारण बहुत अधिक उसके अंदर गतिज ऊर्जा बन जाती है। पवन चक्की जो है इन्हीं का उपयोग करके पवन ऊर्जा का उत्पादन किया करता है। अब पवन चक्की को आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो मैं वीडियो के अंदर आपको इसको ऐड कर दूंगा कि पवन चक्की कैसे काम करता है। पवन चक्की इन्हीं तेज हवाओं का उपयोग करके, इन्हीं गतिज ऊर्जाओं का उपयोग करके क्या करता है, एनर्जी का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, हवा के माध्यम से हो रहा है। पवन जो है वो जनरेटर के ब्लेड को संतोषजनक रूप से घुमाने के लिए न्यूनतम हवा की गति 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। अब ये जो पवन चक्की होता है मोस्टली करता क्या है, इसमें जो हवा के कारण ऊर्जा तैयार होता है, ये जनरेटर के अंदर से बिजली उत्पन्न करने के लिए, आपको पता है कि जनरेटर का चक्का घूमना चाहिए, तो उसको घुमाता है। वो कम से कम कितना होना चाहिए, 1 घंटे में 15 किलोमीटर की रफ्तार से उसे घूमने से वो क्या करता है, एनर्जी तैयार करता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो ऊर्जा तैयार करता है। तो भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म जो है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास है। हमने यहाँ पे पवन ऊर्जा के बारे में समझ लिया, पवन ऊर्जा से किस प्रकार गतिज ऊर्जा बनता है वो समझ लिया, गतिज ऊर्जा से किस प्रकार से जनरेटर चलता है वो समझ लिया, जनरेटर का मिनिमम स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए ये समझ लिया। इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि पूरे भारत में अगर पवन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करने का सबसे बड़ा प्लांट देखा जाए तो वो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में अभी वर्तमान समय में उपस्थित है। अब हम इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं कि इससे किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए पहले पॉइंट में आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, यह मुफ्त में मिलता है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सबसे पहला लाभ तो यही है कि फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट देना नहीं है, और इनफ है, मतलब इसका भंडार जो है वो काफी है। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, इसका उपयोग दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब
हवा तो हर जगह है और ऐसी जगहों पे भी आप इस पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं जहां पे बिजली उपलब्ध नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है पवन जो है वो टरबाइनों के नीचे की जमीन का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। जहां पे आप पवन चक्की लगाते हो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जगह जो है अब वो मतलब बिजी हो गया, उस पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हवा तो वो पवन चक्की ऊपर की ओर लगा रहता है, तो उसके नीचे का जो जगह है वो स्पेस जो है उस पे किसान जो है वो खेती कर सकते हैं। तो ये खेती के जमीन को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो तीसरे नंबर पे आप इसके बारे में ये अच्छाइयां लिख सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारा पॉइंट कहता है इसका परिचालन लागत कम होता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर सेटअप नहीं है, बहुत ज्यादा अंदर इसके रख रखाव सिस्टम दिस दैट खर्चे नहीं है, मतलब खर्चा जो है इसका वो काफी मिनिमम होता है, बहुत ही कम लागत में इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमें कई प्रकार के लाभ पवन ऊर्जा को बनाने के साथ साथ प्राप्त होता है। अब हम इसके नुकसान के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, हवा की अविश्वसनीयता इसका सबसे बड़ा नुकसान है। जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो एयर है, हवा जो है वो चलता ही रहे, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चलता रहे, क्योंकि यह हर समय नहीं चलती, कभी कभी हवा रुक भी जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। अगर हवा यहाँ पे स्टॉप हो गया तो यहाँ पे फिर ऊर्जा का निर्माण भी बाधित होता है। बिजली के पर्याप्त उत्पादन के लिए बहुत सारी टरबाइनों की आवश्यकता होती है। अगर आप एयर के माध्यम से या पवन के माध्यम से या फिर हवा के माध्यम से बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके उत्पादन में बड़े बड़े टरबाइनों का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे है कि यह पक्षी मृत्यु दर का कारण बन सकता है और शोर भी करता है। जहां पे आप ये पवन ऊर्जा से एनर्जी तैयार कर रहे हैं वहां पे क्या होता है कि पक्षियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है और ये जो है वो आवाज भी बहुत करता है। टरबाइनों के लिए बड़े क्षेत्र की भूमि की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि होती तो है बड़े क्षेत्र की भूमि की आवश्यकता, लेकिन नीचे फिर भी किसान खेती कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, शोर शराबा हल्ला टरबाइनों का चलना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके नुकसान में लिख सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जल विद्युत ऊर्जा। ये नंबर 3 पे आता है। पहले पे हमने सौर ऊर्जा को पढ़ा, दूसरे पे हमने पवन ऊर्जा को पढ़ा, अब तीसरे नंबर पे हमें जल विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जल विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। जल विद्युत ऊर्जा को गिरते जल, मतलब कि एक क्या कहते हैं कि ऊपर से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है, पानी नीचे की तरफ गिरता हुआ, इसलिए इसे गिरते जल से समझाया गया है और बहते जल की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आपको जल विद्युत ऊर्जा के बारे में जानना है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जल से विद्युत और ऊर्जा का निर्माण तभी होता है या तो पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा हो और वो बहता हुआ हो, फ्लोइंग वाटर हो, तभी आप जाके जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। भारत में अगर इंडिया की बात करें तो पहला जल विद्युत स्टेशन 1897 में दार्जिलिंग के सिंद्रपोंग में स्थापित किया गया था। यह भी एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि जल विद्युत ऊर्जा होता क्या है, जल विद्युत ऊर्जा कैसे निर्माण होता है। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि जब पानी का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर हो और पानी बहता हुआ हो तो वहां पे जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और भारत अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहला जल से विद्युत बनने वाला जो प्लांट था वो 1897 मतलब 1897 में दार्जिलिंग के सिंद्रपोंग में स्थापित किया गया था। दार्जिलिंग ऐसे भी बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है। इसके अलावा ये वैश्विक विद्युत उत्पादन का लगभग 16% हिस्सा है। याद रखिएगा, ये जल से बनने वाली जो बिजली है वो पूरे विश्व में जितने भी 100% बिजली मतलब बनाए जाते हैं उसमें से 16% इन्हीं माध्यमों से बनाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का जल विद्युत ऊर्जा के बारे में था। अब हम इसके लाभ और हानि के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर जल विद्युत ऊर्जा के क्या लाभ हैं, जल विद्युत ऊर्जा के क्या हानि है। हम अब इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे क्या क्या लाभ है, क्योंकि लाभ और हानि जानना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो वहां पे आपको डिटेलिंग करने में काफी सुविधा प्राप्त होगा।
तो देखिए इसके लाभ की अगर बात करें तो यह एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा का स्रोत है। मतलब स्वच्छ है, इससे पर्यावरण को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे आप पानी से माध्यम से बिजली तैयार कर सकते हैं। बांधों में जमा जल का उपयोग सिंचाई और पीने के पानी के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। आप यदि विद्युत बना रहे हैं जल के माध्यम से तो आपको डैम तो बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े डैम का निर्माण होता है और इस डैम में जो पानी जमा होता है इससे आप सिंचाई के लिए किसानों को प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा पीने के पानी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यह बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। मतलब बहुत ज्यादा पानी को अचानक से नहीं छोड़ेगा, लोगों को इससे परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये डैम के अंदर वाटर को कंट्रोल करता है, पानी को जमा करके रखता है और इसका परिचालन जो है और रख रखाव लागत बहुत कम है। इसको भी मतलब कि चलाने के लिए पानी से विद्युत बनाने के लिए जो टरबाइन मोटर वगैरह लगते हैं इसमें खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब हम इसके नुकसान की तरफ बढ़ते हैं। इससे नुकसान क्या क्या होता है? देखिए बांधों के निर्माण में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस तरह के कार्य को करना है तो डैम तो बनाना पड़ेगा और यदि आप डैम बनाते हो, यदि आप बांध तैयार करते हो तो इसमें अच्छा खासा मनी का इन्वेस्टमेंट है, पैसे की लागत बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है। दूसरा है बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण प्राकृतिक पर्यावरण और कृषि भूमि नष्ट हो जाते हैं। जब यहाँ पे पानी का जमावड़ा होगा तो कृषि भूमि नष्ट होती है, पेड़ पौधों को काटे जाते हैं, स्थानीय लोगों को वहां से हटाया जाता है। देखिए आ गया स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है, जो वहां के लोकल लोग होते हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है, जिससे सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब आप किसी व्यक्ति को उसके जगह से हटा दोगे, उसके व्यापार, उसके रोजगार, उसकी जमीन सब खत्म हो जाती है, तो इससे वहां पे समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है। जैव विविधता में बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े सब आते हैं, सब इकोसिस्टम पे भी इसका असर देखने को मिलता है और ये सबके नुकसान के बारे में है। हालांकि नुकसान तो और भी कई सारे हैं जिसको यहाँ पे इतना डिटेल्स में आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट को वहां पे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है हाइड्रोजन ऊर्जा। ये नंबर 4 पे आता है। हमने अभी तक 3 ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया और विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया, जिसको जल ऊर्जा भी आप कह सकते हो, जल के माध्यम से बनाए जाने वाले ऊर्जा। यहाँ पे चौथे नंबर पे है हाइड्रोजन ऊर्जा। अब देखिए जब हाइड्रोजन हवा में जलता है, फ्लेमेबल होता है, तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है, पानी बनाता है और 150 किलो जूल प्रति ग्राम की भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ध्यान से समझिएगा, जब हाइड्रोजन को हवा में जलाया जाता है या फिर हाइड्रोजन हवा में जलता है तो कोई भी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के तो वो जल ही नहीं सकता। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है तो ये क्या बनाता है? वाटर बनाता है, जल बनाता है और 150 किलो जूल प्रति ग्राम की भारी मात्रा में वो एनर्जी को उत्पन्न करता है, रिलीज करता है। यह एक उत्कृष्ट स्वच्छ ईंधन के रूप में काम करता है। मतलब यह भी एक ऐसा ईंधन है जो स्वच्छ होता है, बहुत ही साफ होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब हम इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। यह अंतरिक्ष यानों में तरल ईंधन के रूप में उपयोग होता है। देखिए जो अंतरिक्ष यान या फिर जो ग्रहों पे जाने वाले बड़े बड़े सैटेलाइट हैं या यान है या फिर और भी बहुत सारे प्रकार के ऐसे उपकरण होते हैं जो अंतरिक्षों में ट्रेवल करते हैं, इनके तरल ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसे ईंधन सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दूसरा आप लाभ लिख सकते हैं। बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का मतलब इसमें वेट बहुत कम होता है, इसके कारण इसे बड़ी मात्रा में संग्रहित किया जा सकता है, मतलब कि रखा जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है क्योंकि इसका वजन बहुत कम होता है। तो ये इसके लाभ के बारे में था। अब हम इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए हाइड्रोजन अत्यंत जो बहुत ज्यादा अत्यधिक कह सकते हैं विस्फोटक और ज्वलनशील होता है। तुरंत इसमें धमाका हो सकता है, तुरंत इसमें फ्लेमेबल होता है तो आग बहुत जल्दी लग सकता है, जिसके लिए सुरक्षित संचालन की आवश्यकता होती है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको भंडारित किया जाता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको रखा जाता है,
नहीं तो कभी भी ये विस्फोट हो जाएगा, कभी भी ये इसमें आग लग जाएगी। और अचानक से विस्फोट होना या आग लगना उस जगह के लिए सही नहीं होगा। इस कारण से हाइड्रोजन को काफी अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। इसके भंडारण और परिवहन में बड़ी कठिनाई आती है। अगर इसको आपको जमा करके रखना है या फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये सब इसके निगेटिव पॉइंटों में आप लिख सकते हैं कि इसमें ये सारे नुकसान है, अच्छा भी है और बुरा भी है। हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है 5वां नंबर पॉइंट, समुद्री ऊर्जा। ओशियंस एनर्जी भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जिस प्रकार की ऊर्जा हमें समुद्र से प्राप्त होता है, जिस प्रकार की ऊर्जा हमें ओशियंस या सी से प्राप्त होता है, उस सभी प्रकार के ऊर्जा को हम समुद्री ऊर्जा कहते हैं या फिर इंग्लिश में ओशियंस एनर्जी कहते हैं। क्या है कि महासागर ऊर्जा एक विशाल स्रोत है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो महासागर से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसका स्रोत जो है वो बहुत ज्यादा है। यह 3 मुख्य रूपों में प्राप्त की जा सकती है। जो महासागर से हमें एनर्जी प्राप्त होती है या फिर आप कह सकते हो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमें 3 रूप से प्राप्त होता है। वो 3 रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है ज्वारीय ऊर्जा, नंबर 2 है महासागरीय तरंग ऊर्जा और नंबर 3 है समुद्री तापीय ऊर्जा। अब हम इन तीनों ऊर्जा को समझ लेते हैं क्योंकि समुद्री ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और इसे 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है महासागरीय तरंग ऊर्जा और तीसरा है समुद्री तापीय ऊर्जा। अब इन तीनों को समझ लीजिए। पहला जो ज्वारीय ऊर्जा है ये क्या होता है? ज्वार भाटे से उत्पन्न जो भी ऊर्जा हो, समुद्र में, महासागर में, ओशियंस में ज्वार और भाटा दोनों आता है, तो इससे जिस प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त होता है इस ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम नंबर 2 की अगर बात कर ले, महासागरीय तरंग ऊर्जा क्या है? तो समुद्र की लहरों से ये उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि समुद्र में कैसे लहर आती है, लहर जाती है, कंटिन्यू समुद्र के अंदर आपको लहरें का आना जाना देखने को मिलेगा। तो इस तरंग के कारण जो आने वाली लहरें होती है, इससे जितनी भी एनर्जी उत्पन्न होती है इसे हम महासागरीय तरंग ऊर्जा कहते हैं। नंबर 3 कहता है समुद्री तापीय ऊर्जा। यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। समुद्र की ऊपरी और निचली परतों के तापमान के अंतर से उत्पन्न ऊर्जा। समुद्र का जो ऊपर का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन समुद्र के जो नीचे का टेम्परेचर होता है, जो गहराई का टेम्परेचर होता है, वो बहुत ठंडा होता है और इस कारण से इस ठंडे और गर्म के बीच के अंतर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम समुद्री तापीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम इस ऊर्जा के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट होता है समुद्री ऊर्जा से। यह एक स्वच्छ और मुफ्त ऊर्जा स्रोत है, मतलब स्वच्छ ही होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है और इसका जो स्रोत है वो मुक्त ऊर्जा स्रोत है, मतलब कि इसमें किसी प्रकार के आपको चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं होती और स्वच्छ तो होता ही है, मतलब साफ सुथरा होता है। तो लाभ में पहला लाभ तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा लाभ है यह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता, ऐसे विषैले गैसों का उत्सर्जन नहीं करता जिससे हमारे पर्यावरण को क्षति हो या फिर हमारे ओजोन परत को क्षति हो। तो ये जो समुद्री ऊर्जा है जिसमें 3 प्रकार की ऊर्जा के बारे में मैंने बताया, सबसे पहले तो ये स्वच्छ होता है और यह किसी प्रकार के ग्रीन हाउस जैसे गैसों का, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, उत्सर्जन नहीं करता, मतलब इसको रिलीज नहीं करता जिससे पर्यावरण को क्षति हो। तीसरा पॉइंट कहता है बिजली का उत्पादन दिन के 24 घंटे हो सकता है, मतलब कि इस प्रकार के एनर्जी से, ऊर्जा से आप 24 आवर लाइट की सुविधा ले सकते हो, बिजली की सुविधा ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छे लाभ है। 3 लाभ तो आप लिख ही सकते हो। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये है। अगर आपसे समुद्री ऊर्जा के लाभ के बारे में पूछे तो आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख दोगे, लेकिन इसके कुछ हानि भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जब चीजों से लाभ प्राप्त हो रहा होता है तो उससे नुकसान भी प्राप्त होता है। तो हम इन 3 लाभ के अलावा अब इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं इसके नुकसान के बारे में बताता हूं। देखिए, अभी समुद्री ऊर्जा के लाभ के बारे में मैंने बता दिया था, अब इसके नुकसान को देख लीजिए। पहला तो पॉइंट कहता है ज्वारीय बैराज का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है।
ये जो समुद्री ऊर्जा होता है, इससे जो ज्वार के कारण बैराज बनता है, बैराज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है इमेज के साथ। हालांकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इस वीडियो के अभी के समय में एक छोटा सा इमेज इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आप ज्वारीय बैराज को समझ पाएंगे। तो ज्वारीय बैराज का जो ये निर्माण करता है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए सही नहीं होता, उसको ये नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए हार्मफुल होता है। और दूसरा पॉइंट है कि यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां उपयुक्त ज्वार भाटे आते हैं। अब देखिए नुकसान ये भी है कि मैंने भी आपको बताया था कि आप 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन ये वही आप संभव कर पाओगे जहां जिन समुद्री क्षेत्रों में लगभग ज्यादा से ज्यादा ज्वार भाटे आते हैं। सारे समुद्र में ज्वार भाटे नहीं आते, सारे समुद्र में अच्छी लहरें नहीं आती है, तो ये भी एक इसका माइनस पॉइंट आप कह सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। अगर आप इससे किसी प्रकार के फायदे को करना चाहो तो इसमें पैसे बहुत खर्च होंगे, बजट बहुत खर्च होगा, हमारा कैपिटल बहुत जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप इसके नुकसान में बता सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने 5 पॉइंटों को कवर कर लिया है। अब हमारा छठा पॉइंट क्या कहता है, भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि, जमीन, अर्थ, मिट्टी। तो आप नाम से भी समझ सकते हो कि अगर भूतापीय ऊर्जा आपको बताया जा रहा है तो ये जमीन से जुड़ा हुआ है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों से उत्पन्न होती है। हमें ये पता है ना कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारे मेटल्स हैं जो लावा के रूप में हैं, पिघले हुए आग के रूप में हैं, तो इनसे भी तो टेम्परेचर निकलता होगा, तापमान निकलता होगा, गर्मी निकलती होगी। तो ये भूमि के नीचे जो ये तापमान का स्रोत है, टेम्परेचर का स्रोत है, इसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और ये अक्सर पृथ्वी के अंदर जो गर्म चट्टानों से उत्पन्न होती है वो होता है। इस गर्मी से उत्पन्न भाप या गर्म पानी का उपयोग टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है। कैसे? तो इससे निकलने वाली जो गर्मी है या फिर इससे निकलने वाले जो भाप हैं वो बड़े बड़े टरबाइन को घुमा के उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एनर्जी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है भूतापीय ऊर्जा, जो कई बार हमारे सहयोगी भी हो सकते हैं। इसके लाभ भी हो सकते हैं, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको ये जानना था कि भूतापीय ऊर्जा होता क्या है, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। अब इसके लाभ और हानि के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम भूतापीय ऊर्जा के लाभ के बारे में जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए यह एक अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा जो है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि पहले तो ये अक्षय है जिसका क्षय नहीं हो सकता, और दूसरा स्वच्छ ऊर्जा है। चलो ये पॉइंट आप लिख लोगे। बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को नहीं जलाना पड़ता। अगर यदि आप भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको जीवाश्म ईंधन को नहीं जलाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को नहीं तबाह करना पड़ेगा, कोयले को तबाह नहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा पेट्रोलियम, डीजल इत्यादियों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के नीचे से आपको प्राप्त होता है उसके माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। तो लाभ में तो आप ये दोनों पॉइंट लिखोगे और सटीक पॉइंट है। ज्यादातर इसमें क्या है, मैंने जो भी टॉपिक्स को इंक्लूड किया है वो आपको सटीक है, जिसको आप डिस्क्राइब करके अपने ग्रेजुएशन के मतलब सेमेस्टरों में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें, इसके डिमेरिट की बात करें, तो भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता सीमित होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए हर जगह से ना, मतलब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है और पृथ्वी के अंदर बहुत सारे देश हैं, लेकिन हर जगह आपको भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं मिल पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जहां रहते हो वहां से आप भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बना लो, टरबाइन चला लो, उसके भाप से बिजली उत्पन्न कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही लिमिटेड क्षेत्रों में अवेलेबल है। संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा कि ये संयंत्र क्या हो रहा है। तो संयंत्र कहते हैं मशीनों को, टेक्नोलॉजी को, बड़े बड़े टरबाइन को, जिसके माध्यम से आप इनके भाप या इनकी गर्मी को लेके, इनके टेम्परेचर को लेके टरबाइन को चलाएंगे। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें बहुत ज्यादा मनी इंक्लूड होता है, बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगता है।
अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है पॉइंट नंबर 7, बायोमास ऊर्जा। अक्सर आपने क्लास 6 से इसको पढ़ते हुए देखा होगा, आपके सिलेबस में क्लास 6 से है बायोमास। बायोमास एनर्जी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर तो कई सारे बुक्स ही हैं जो आगे के चैप्टरों में आपको पढ़ने हैं। प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ बायोमास ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। बायोमास ऊर्जा पौधों और जानवरों द्वारा निर्मित जैविक या कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। पहले पॉइंट में आप ये समझ लीजिए कि जो बायोमास एनर्जी है वो पौधों से प्राप्त होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है, जानवर अर्थात एनिमल से प्राप्त होता है, या तो इनके जैविक तरीके या फिर इनके कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे इसमें आएगा कृषि अपशिष्ट, गोबर, लकड़ी आदि शामिल है। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूं। कई बार आपने देखा होगा कि गाय को पालने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो गाय के अपशिष्ट में क्या आता है, गोबर ही आता है। तो गोबर का एक टैंक बनाते हैं जिससे कई बार रसोई घर का चूल्हा भी जलाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब भी जलाया जा सकता है। और अगर उसका क्वांटिटी बहुत अच्छा है तो उससे आप बड़े बड़े कार्यों को भी कर सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों को सड़ने के बाद या इसी प्रकार के अवशिष्टों के बाद इन तरह के बायोमास ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बायोमास ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके भी आपको लाभ और हानि को समझना जरूरी है कि बायोमास एनर्जी के प्रॉफिट क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है। आइए हम आपको बायोमास एनर्जी के लाभ के बारे में समझा देते हैं कि इसके लाभ क्या क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं या इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि यह अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करता है। ऐसी चीजें, कचरा या अवशिष्ट पदार्थ जो लोग ऐसे भी बर्बाद करते हैं, उसका उपयोग करके बायोमास एनर्जी का निर्माण होता है। यह जीवाश्म ईंधन की तरह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता। देखिए, जब हम जीवाश्म ईंधन को यूज करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कहीं ना कहीं वातावरण के लिए नुकसान करता है, वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम बायोमास एनर्जी का उपयोग करते हैं तो ये करता तो है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करता है। यह जीवाश्म ईंधन की तरह बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता और इससे ईंधन उत्पादन की लागत कम होती है। अगर आप इससे ईंधन की प्राप्ति करते हैं, आप इससे अगर टैंक वगैरह बना के गैस वगैरह का उपयोग करते हैं, रसोई में इसका उपयोग करते हैं, तो इसमें लागत बहुत कम होता है। बहुत ही कम पैसों में आप इसके एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसके नुकसान को देख लेते हैं। तो देखिए, ईंधन को इकट्ठा करने में समस्या आ सकती है क्योंकि अभी के समय में ईंधन बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है और यह हमेशा उपलब्ध भी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप जब चाहो तब आपको ईंधन आसानी से प्राप्त हो जाए। अवशिष्ट को जलाने से वायु प्रदूषण हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज यहाँ पे भी होगा। यदि आप अवशिष्ट को जलाते हो तो उससे आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। गोबर को जलाने से उसमें मौजूद आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, गाय का अवशिष्ट जो होता है गोबर, उसको अगर आप जला देते हो तो जलाने के बाद तो ज्यादातर चीजों का जो पोषक तत्व है या उसकी जो बेनिफिशियल थिंग्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे नुकसान आप लिखोगे बायोमास एनर्जी के अंदर। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा कहता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। देखिए, आपको इस टॉपिक को बड़े ही आसानी से समझ में आ भी जाएगा और आपको समझना भी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता हो। ऐसे ईंधन जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता हो या फिर जिनको बनाने में काफी लंबा प्रोसेस, टाइम पीरियड और समय लगता हो, उसे हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है जीवाश्म ईंधन, जिसे हम फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं। अब इसे समझ लीजिए, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जो लाखों साल पहले मृत कार्बनिक पदार्थों से बने हैं। इनके 3 मुख्य प्रकार हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक। अगर आपसे पूछा जाए जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन को ही फॉसिल्स एनर्जी कहते हैं, जो आज से लाखों वर्ष पहले या तो वो जानवर होंगे या पेड़ पौधे होंगे या किसी भी अन्य प्रकार के अवशिष्ट जो मर चुके हैं और वो लाखों वर्ष से मिट्टी के नीचे या पहाड़ के नीचे, पत्थर के नीचे दबे होने के कारण ये जो है जीवाश्म ईंधन तैयार होता है। आज हमारे पास जितने भी पेट्रोल हैं या फिर प्राकृतिक गैस हैं या फिर कोयला है, ये सब इसके उदाहरण है कि आज से लाखों वर्ष पहले इस प्रकार से पेड़ पौधों नष्ट हुए थे, जमीन के नीचे दब गए थे। इसे लोकल लैंग्वेज में आप कहो तो कहो कि भूचाल आया होगा, भूकंप आया होगा, प्रलय आया होगा, जिसके कारण हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी पलट गई होगी। हो सकता है,
हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी जिसके कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए होंगे। इसी कारण से आज हमारे पास जीवाश्म ईंधन का भंडारण है और ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इसे दोबारा बनने में फिर से लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है कोयला, उसको समझ लेते हैं। कोयले का निर्माण लगभग 255 से 350 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफोरस युग के दौरान हुआ था। यह दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। अब देखिए, अगर कोयला की बात करें तो 255 से 350 मिलियन वर्ष, इतने लाख साल में इसका निर्माण हुआ है। 255 लाख साल समझते हो कितना, मतलब बहुत ज्यादा होता है। और ये जब बना था तो अभी के समय दुनिया में सबसे ज्यादा मौजूद अगर कोई जीवाश्म ईंधन है तो वो कोयला को ही माना जाता है। कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो कोयले का भी भंडारण जो है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि इसी शताब्दी में कोयले का भंडार बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब हम जीवाश्म ईंधन के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन के लाभ क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो रेडीमेड और सस्ता है। सबसे पहली बात है तो हमारे यहाँ सस्ते चीजों का वैल्यू ज्यादा होता है, सस्ते चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा होता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो रेडीमेड है, कोयला लाया, आग लगाया, काम हो गया। तो ये लंबे समय से उपयोग में है और इनकी तकनीक सुविकसित है, मतलब कि लंबे समय से हम अगर यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही जीवाश्म ईंधन का यूज कर रहे हैं। जो जैसे पेट्रोल गाड़ी में डाला चल गया, कोयला लाया खाना पकाया तुरंत तैयार हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। उच्च ऊर्जा की बात करें तो कोयला और सब, कोयला हो, पेट्रोलियम हो या और प्राकृतिक गैस हो, ये उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी प्रदान करता है जिससे भोजन जल्दी तैयार हो जाता है। इसमें एक ही स्थान पर अत्यधिक मात्रा में विद्युत पैदा करने की क्षमता होती है, अधिक से अधिक एनर्जी को ये तैयार कर सकता है। सुविकसित आधारभूत संरचना क्या होता है? ऊर्जा आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा पूरी तरह से विकसित है। आज के समय में अगर आप देखो तो ऊर्जा को पूरा करने के लिए, एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए ज्यादातर जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, चाहे वो कोयला हो जाए, प्राकृतिक गैस हो जाए या फिर पेट्रोलियम हो जाए। इन्हीं सब चीजों के माध्यम से ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ज्यादातर बिजली बनाई जाती है, ज्यादातर ईंधनों का काम होता है, ज्यादातर ऊर्जा का भी उपयोग इन्हीं माध्यमों से होता है। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कोयले के नुकसान। हमने इसके जीवाश्म ईंधन के बारे में तो जान लिया है, इसके लाभ के बारे में जाना है। अब जीवाश्म ईंधन में जो सबसे पहले पॉइंट पे आता है वो आता है कोयला। अब कोयले के नुकसान के बारे में देख लेते हैं। असमान वितरण है इसका, मतलब पृथ्वी पे हर जगह एक समान कोयले का भंडार मौजूद नहीं है। इसके भंडार देश में असमान रूप से वितरित है, मतलब कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है और कहीं पे तो बिल्कुल है ही नहीं। दूसरा पॉइंट इसका है निम्न गुणवत्ता। किसी किसी कोयले के भंडार में गुणवत्ता जो है वो बहुत कम होती है। भारतीय कोयले को उष्मा उत्पादन के मामले में अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे भारत में जो कोयले का भंडार है उसे बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर जो कोयले का भंडार है उसकी गुणवत्ता जो है वो निम्न है, मतलब कि खराब कह सकते हैं, खराब गुणवत्ता वाले हमारे यहाँ कोयले का भंडार है। तीसरा पॉइंट है सीमित भंडार। यह एक सीमित संसाधन है, जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना जल्दी खत्म होगा, मतलब बहुत ज्यादा या फिर असीमित नहीं है, सीमित है, कम है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पर्यावरण प्रदूषण। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके दहन से, मतलब जब आप कोयले को जलाते हो तो इसके दहन से भारी मात्रा में प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, मतलब पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले गैसों का उत्सर्जन होता है, इससे निकलता है। जब आप कोयले को जलाते हो तो CO2 और बहुत सारे ऐसे गैस का मतलब निष्कर्षण होता है जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, जो हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। तो ये आप कोयले के नुकसान के बारे में बता सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पेट्रोलियम। ये भी जीवाश्म ईंधन के दूसरे नंबर पे आने वाला ईंधन है। अब पेट्रोलियम जो है इसको वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, भारत के अलावा और भी जितने देश हैं उन सभी देशों के लिए ये पेट्रोलियम जो है एक प्रकार का हार्ट है, दिल है, जान है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम भंडार का 67% हिस्सा, मतलब 67%, पूरी दुनिया में जितना भी पेट्रोलियम का भंडार है इसका 67% हिस्सा OPEC देशों के पास है। ये देशों के कुछ लिस्ट है जो मैं आपको यहाँ पे नाम ऐड कर दूंगा।
ओपीईसी देशों में जिन देशों का नाम आता है उन्हें भी आपको जानना जरूरी है। तो भारत में प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो असम के माकुल और बम्बे हाई में उपस्थित है। यहीं पे अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस जो है यह जीवाश्म ईंधन में सबसे स्वच्छ होता है, मतलब सबसे साफ अगर आप किसी गैस की बात करोगे तो वो नेचुरल गैस ही होता है, जो प्राकृतिक गैस है, और ये सबसे अच्छा भी माना जाता है। इसमें 95% सिर्फ और सिर्फ मीथेन होता है, और आपको पता है मीथेन बहुत ही ज्वलनशील गैस होता है। इसे पाइपलाइनों के माध्यम से आसानी से परिवहन किया जा सकता है। जब ये पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक इसको भेजा जा सकता है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। कई जगह पे प्राकृतिक गैसों का उपयोग जो है उद्योग में तो होता ही है, हमारे घरों में भी एलपीजी सिलेंडर आता है जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी कई जगहों पर प्राकृतिक गैस, जो एक्चुअली मुख्य रूप से 95% मीथेन होता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है एलपीजी के बारे में। ये तो आप सभी ने सुना होगा, तरलकृत पेट्रोलियम गैस है। ये तरल पदार्थ में तरल रूप में मिलता है। यह ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसका उपयोग जो है वो घरेलू ईंधन के रूप में होता है। घर में जो हमारे लिए मतलब कि गैस वगैरह का उपयोग होता है वो यही होता है, जिसमें मुख्य रूप से पहले नंबर पे ब्यूटेन और दूसरे नंबर पे प्रोपेन होता है, और इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, सिलेंडर के रूप में होता है। इसके बाद है सीएनजी। आज के समय में आपने सीएनजी का नाम कई जगहों पे सुना होगा। इससे जुड़े बाइक आ रहे हैं, जिस सीएनजी के गैस के माध्यम से बाइकें चल रही है, कार चल रहा है और बड़े बड़े उद्योग भी चल रहे हैं। ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, यह मीथेन ही होता है जिसका उपयोग वाहनों में पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में होता है। मतलब जिस गाड़ी को पेट्रोल और डीजल से चलाया जाता था, आज के समय में उसे सीएनजी के माध्यम से चलाया जाता है। ये भी एक प्रकार का गैस है और इसमें मुख्य रूप से मीथेन है, और आपको पता है कि मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, तो इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ती है। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नाभिकीय परमाणु ऊर्जा। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, और अभी ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, इससे जुड़े कई सारे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग दो प्रक्रियाओं से होता है। पहला कौन सा प्रक्रिया है? नाभिकीय विखंडन, एक नंबर में ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है नाभिकीय संलयन। ये दोनों ऐसी प्रक्रिया है जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग इन्हीं दो प्रक्रियाओं से होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को आपको याद रखना है। पहला तो नाभिकीय विखंडन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है नाभिकीय संलयन, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे ज्यादा है नाभिकीय विखंडन। तो आपको याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, ये मुख्य रूप से दो तरीकों से यूज होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए, कम ग्रीन हाउस गैसें, या बहुत कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। मतलब इससे ऐसे खतरनाक गैसेज नहीं निकलते जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए या हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचाए या फिर ओजोन परत में छिद्र करें, तो ये इसके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा है उच्च ऊर्जा तापमान। ऐसे मतलब ईंधन से बहुत ज्यादा टेम्परेचर निकलता है, बहुत कम ईंधन से बहुत मात्रा में बिजली उत्पन्न होती है। अगर हम नाभिकीय विखंडन की बात करें या नाभिकीय संलयन की बात करें, तो सबसे पहले लाभ में तो आप ये समझ लीजिए, इसमें से खतरनाक गैसेज नहीं निकलती जो पर्यावरण को क्षति करे या फिर ओजोन परत को क्षति करे या हमारे इकोसिस्टम के लिए सही नहीं हो। और दूसरी बात, छोटी सी मात्रा से अधिक बिजली को उत्पादित किया जा सकता है। मतलब बड़ी मात्रा में इससे ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो इसके लाभ के बारे में था। अब मैं इसके नुकसान के बारे में बात करता हूं कि इसके नुकसान क्या क्या है। पहले नंबर पे तो है अत्यधिक लागत। स्थापना लागत और परिचालन में उच्च विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, यदि आप इसका सेटअप तैयार करते हैं, इस प्रकार के ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता को अगर स्थापित करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बहुत है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों की जरूरत होती है। दूसरी बात है सीमित ईंधन। परमाणु ईंधन जो है वो यूरेनियम, मतलब एक सीमित ऊर्जा स्रोत है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे मतलब भारत की बात क्या करें, दुनिया में ही बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। तीसरा है सुरक्षा जोखिम, बहुत खतरनाक भी हो सकता है। जैसे परमाणु कचरे को सुरक्षित निपटान एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर परमाणु कचरे को सही तरीके से
अगर डंपिंग ना किया जाए, इसको मतलब खत्म ना किया जाए, तो ये पर्यावरण के लिए, वहां के आसपास के लोगों के लिए काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे रेडिएशन निकलती है और रेडिएशन से इंसान कई तरह के घातक बीमारियों का शिकार हो सकता है। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राष्ट्रीय सौर मिशन। ये अब हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। नेशनल सोलर मिशन क्या है? यह जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक मिशन है, एक हमारा मिशन है भारत का, जिसे 11 जनवरी 2010 में शुरू किया गया था। कब? 11 जनवरी 2010 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में एक वैश्विक नेता बनाना है। मतलब भारत ये चाहता है कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम किया जाए। किसके माध्यम से? सूर्य की रोशनी के माध्यम से। और इसका पर्यावरणीय अगर हम प्रभाव देखें, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान इससे नहीं होता है और यह नवीकरणीय और मुफ्त ऊर्जा स्रोत है। मतलब कभी खत्म ना होने वाला भंडार है, बनता रहेगा, आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो और फ्री है। इसके सेटअप में आपको पैसे लग सकते हैं, सोलर प्लेट लगाने में पैसा लगता है, लेकिन सरकार इसमें भी काफी अच्छा खासा सब्सिडी दे रहा है, इस पे लाभ दे रहा है लोगों को। अगर लोग चाहें तो यह एक अच्छा विकल्प बन सकता है ऊर्जा को कंज्यूम करने के लिए, बिजली के लिए, एनर्जी के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। तो ये एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसके पर्यावरण प्रभाव में आप ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमारी ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा सौर विकिरण से आता है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। हम पृथ्वी पर रहने वाले मानव, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े या किसी प्रकार के सजीव पदार्थों, अगर उनको ऊर्जा की आवश्यकता है तो हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा जो ऊर्जा है वो सौर के मतलब कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरतें राष्ट्रीय विकास का सूचक है। जितना ज्यादा आप ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास का सूचक माना जाता है। भारत नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दे रहा है। आज के समय में भारत तो आपको पता ही है किसी अन्य देशों से कम नहीं है, चाहे वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना, जापान, कोई सा भी देश हो। हम उनके सम हो गया, मतलब उनके बराबर हो गया। तो आज के समय में भारत जो है वो परमाणु ऊर्जा, इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा, इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन सीमित है और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। जीवाश्म ईंधन की जो भंडार है वो सीमित है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और माना जाता है इसी शताब्दी में उसका अंत भी हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे विकल्प में, ऑप्शन में तो कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो भारत इन सब चीजों पे अच्छा ध्यान दे रहा है। अब यहाँ पे चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब मैं आपको कुछ प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे आपके प्रश्न हैं जो आपको इन चैप्टर के बेस पे करने हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। इसके बारे में लिखना है कि ऊर्जा संसाधन क्या होता है। दूसरे नंबर पर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में बताना है और तीसरा विभिन्न प्रकार के कोयले के बारे में बताना है। इसके ऊपर आपको टिप्पणियां करनी है, एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा की व्याख्या करनी है। यह प्रश्न आपसे 8 नंबर में पूछा जा सकता है। ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है, यह भी 8 नंबर का प्रश्न है। विकसित देशों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन से है, यह भी 8 नंबर का प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपको अपने कॉपी में नोट करना है और आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे की स्लाइड में कुछ और प्रश्न हैं जिन्हें आपको करना जरूरी है कि जीवाश्म ईंधन क्या है और जीवाश्म ईंधन के 3 उदाहरण आपको देना है। पहले नंबर पे ये प्रश्न, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो 8 नंबर में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है या गैर नवीकरणीय है, कारण दीजिए। ये भी आपसे 8 नंबर में पूछा जा सकता है। दोनों प्रश्न जीवाश्म ईंधन से जुड़ा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है सौर और पवन ऊर्जा के लाभ और हानियों की व्याख्या कीजिए। 8 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन कहता है भारत के विशेष संदर्भ में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं का लेखा जोखा आपको बताना है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आंसर आ सकता है और सेम 8 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये ग्रेजुएशन का जो आपका बुक है, इसका 7वां चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त हो गया है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 1 से 6 तक के वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं और सबके प्लेलिस्ट भी हैं। अगर आप चाहो तो एक एक करके चैप्टर को देख सकते हो। ये 7वां चैप्टर भी आज यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।